लेकिन हम अगर कोई ऐसी लैंग्वेज बनाएं जो हमारे लिए थोड़ी आसान हो, ठीक है, जिसपे हम काम कर सकें, तो उस लैंग्वेज को हमने नाम दे दिया L1। कि हम बाइनरी पे काम नहीं कर सकते, हमने एक और लैंग्वेज बनाई जिसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो कि हमारे लिए आसानी थी, तो हमने उस पर काम किया L1 पे। और L1 से फिर L0 पे जो है, यानी कि L1 में हमने काम किया, फिर L1 से जो है L0 पे कन्वर्जन होगी, वो ट्रांसलेशन होगी, हमारा प्रोग्राम ट्रांसलेट हो जाएगा और माइक्रो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। हम लिखेंगे L1 में और वो कन्वर्ट हो जाएगा L0 के अंदर। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं, इंटरप्रिटेशन होती है और ट्रांसलेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, यानी कि L1, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एज द L1 प्रोग्राम इज रनिंग ईच ऑफ इट्स इंस्ट्रक्शन कुड बी डिकोडेड एंड एग्जीक्यूट बाय प्रोग्राम रिटन इन लैंग्वेज L0। यानी कि L0 के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो L1 के अंदर पहले डिकोड होगा, उसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी पूरा। यहाँ पर लाइन बाय लाइन होगी, ट्रांसलेशन के अंदर पूरा प्रोग्राम जो है वो L0 का L1 के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा, L1 का L0 में ट्रांसलेट हो जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे L1 में और वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा L0 में। फिर इसी तरीके से अब इसने क्या लिखा है कि फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट की बजाय आप वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट ले लें तो ज्यादा बेहतर है। यानी कि वर्चुअल मशीन का मतलब क्या है कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा वर्चुअल मशीन, यानी कि वर्चुअल लैंग्वेज वन को वर्चुअल मशीन वन ले लो, लैंग्वेज जीरो को वर्चुअल मशीन जीरो ले लो। वर्चुअल मशीन जीरो का मतलब क्या है, जिसपे आपने मशीन लैंग्वेज है, और वर्चुअल मशीन वन का मतलब है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि L1 है। हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, बस एक लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज से बेहतर है। तो VM1 के जो भी चीज आप काम VM1 पे करोगे, लेकिन वो ट्रांसलेट VM0 पे होगा, असेंबली लैंग्वेज। फिर देखिए, यानी कि इस तरीके से, यानी कि आप काम इस पे करोगे, हम करते क्या है कि हम काम VM1 पे करेंगे, ये थोड़ा सा हमारी क्योंकि ये तो बिल्कुल ये जो मशीन लैंग्वेज है VM0, ये तो बिल्कुल 1010 पे होगी, ठीक है, बाइनरी पे होगी। बाइनरी पे प्रोग्राम करना मुश्किल है। तो हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई VM1 के नाम से। वर्चुअल मशीन के अंदर सारी चीजें आ जाती है, रैम, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह सब चीजें आ जाती है। तो हमने एक वर्चुअल मशीन बनाई VM1 के नाम से, जो कि ज्यादा जो कि जिसके अंदर जो प्रोग्रामर से थोड़ी करीब है। इसके अंदर आप कुछ हाई लेवल कॉन्स्ट्रक्ट लिख सकते हो, जैसे कि इसके अंदर आप लिख सकते हो ऐड वगैरह, असेंबली लैंग्वेज की तरह की चीजें लिख सकते हो। या इसके अंदर पहले आप शुरू वो लिख सकते हो, कोई कोड लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा 85, 85 का मतलब है ऐड कर दो, ठीक है, ऑप कोड कहलाता है वो। कोई चीज आपने कोडिंग लिख दी 62, 62 का मतलब है सब्ट्रैक्ट कर दो, मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कुछ कोड होता है, कोड के जरिए से कोई काम हो रहा होता है। इसमें प्रोग्राम लिखना फिर भी आसान है, इसमें प्रोग्राम लिखना मुश्किल है बाइनरी में। तो एक लैंग्वेज आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, वर्चुअल मशीन बन, जिसके अंदर आपने इस तरीके से कोडिंग दे दी, उस कोडिंग के अंदर प्रोग्रामिंग करना। इस कोई क्वेश्चन है कीजिए। जी सर, ये वर्चुअल मशीन का इधर मतलब क्या है? कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई प्रोग्राम? वर्चुअल मशीन का मतलब यहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हार्डवेयर को भी ऐसा सॉफ्टवेयर दिखाया गया है। जैसे आपने देखा होगा VMवेयर का नाम सुना है आपने, VMवेयर। जी 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 जी, इस्तेमाल किया है मैंने। VMवेयर में आप देखें सारा वो हार्डवेयर को ही सॉफ्टवेयर के जरिए सिमुलेट किया जाता है। सर्वर मशीन उस पर आप बना देते हो और सर्वर मशीन के ऊपर चीजें इंस्टॉल करते हो, हालांकि वो हार्डवेयर नहीं होता, लेकिन वो सॉफ्टवेयर ही एज अ हार्डवेयर काम कर रहा होता है। तो इसको अच्छा। वर्चुअल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर दिखाई गई कि वर्चुअल मशीन वन, वर्चुअल मशीन जीरो, यानी कि वर्चुअल मशीन के अंदर वो हार्डवेयर का एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व है। तो समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ, इसके अंदर ये टॉपिक कंप्लीट होगा ना फिर आपको क्लियर होगा। अभी ये बिटवीन में है ना, ये तकरीबन 2-3 स्लाइड्स में आपको कंप्लीट होगा, तो फिर आप फिर क्वेश्चन कीजिएगा, समझ में नहीं आया चलो ठीक है। जो है वो आसान है। फिर लेकिन अगर आप अगर आप लेकिन आपको वर्चुअल मशीन वन में भी काम करने में मुश्किल हो रही है, ठीक है, क्योंकि जाहिर है सभी कोडिंग याद करना मुश्किल है भाई। कोड किस किस इंस्ट्रक्शन का कौन सा कोड है, इसको याद करना जो है वो मुश्किल है। तो आप क्या करोगे, आप एक और जो है वो मशीन बनाओगे। आपने एक और लैंग्वेज बनाई, एक और मशीन बनाई, उसका नाम रखा आपने वर्चुअल मशीन टू। तो आप लिखोगे वर्चुअल मशीन टू पे, ठीक है, और उस वर्चुअल मशीन टू पे लिखोगे,
ठीक है, तो वो वर्चुअल मशीन 2 का मतलब क्या है, इसमें आप थोड़ा सा और चीजें आ जाएंगी, इसमें लिख सकते हो आप फॉर एग्जांपल ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह, ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये समझना और आसान है। ठीक है, तो ये वर्चुअल मशीन 2 हो गई। तो आप लिखोगे वर्चुअल मशीन 2 में, वो कन्वर्ट होगा वर्चुअल मशीन 1 में, और फिर वर्चुअल मशीन से फिर कन्वर्ट हो जाएगा वर्चुअल मशीन 0 पे, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। इस तरह से अगर आपको वर्चुअल मशीन 2 पे भी काम करने में मुश्किल हो रही है, तो आपने एक और मशीन बनाई वर्चुअल मशीन 3, उसमें और आपने चीजें रिफाइन कर दी, वर्चुअल मशीन 4, वर्चुअल मशीन 5, वर्चुअल मशीन 6, चलता जा रहा है। कहां तक जाएगा? जहां तक भी आप ले जाओ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वर्चुअल मशीन एन। एन क्या है? किसी भी लेवल पे आप चले गए, तो वहां जाके आप काम करते हो, फिर सारी चीजें फिर इवेंचुअली होता क्या है, फिर सारी चीजें ट्रांसलेट होती हैं, एन से भी ट्रांसलेट होगी, n-1 n-2 इस तरह ट्रांसलेट होगी। कहां तक जाएगा? वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 0 तक चला जाएगा। वर्चुअल मशीन 1 से लेके ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, वर्चुअल मशीन एन से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, और कहां तक जाएगा? वर्चुअल मशीन 1 तक जाएगा, वर्चुअल मशीन 0 तक जाएगा। या 0 क्या है? आपका जो है मशीन लैंग्वेज है। एन क्या है? ये आपकी बहुत हाई लेवल की लैंग्वेज है, एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसपे आप कोड लिख रहे हो। तो ट्रांसलेशन होगी मुख्तलिफ मशीन के अंदर, और फाइनली जो है वो वर्चुअल मशीन एन के ऊपर जो है आपका जो है कोड चल जाएगा। तो एक्चुअली होता इसी तरीके से है कि जो है वर्चुअल मशीन जो है इसका मतलब इसके हम अपनी आसानी के लिए वर्चुअल मशीन बिल्ड करते रहते हैं, और फिर इवेंचुअली होता है क्या है, वर्चुअल मशीन से फिर ट्रांसलेशन होती है और लोअर वर्चुअल मशीन की तरफ, ताकि जो है कंप्यूटर उसको काम कर सके। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है वर्चुअल मशीन के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया? तो जावा वर्चुअल मशीन के बारे में, और आपने जावा वर्चुअल मशीन का नाम तो सुना होगा। जावा का, अगर जावा पे अगर आपने काम किया है तो, जावा पे काम नहीं किया तो मैं फिर भी बता देता हूँ। जावा जो है ना, जावा वर्चुअल मशीन में, जावा के अंदर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फायदा क्या है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जो है वो, अच्छा किसी को भी क्वेश्चनिंग करना हो ना, जो हैंड का गेस्चर है वो आप क्लिक करोगे तो मेरे पास आ जाएगा, मैं अनम्यूट कर दूंगा माइक, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो चैट में बार बार पढ़ नहीं सकूंगा, क्योंकि जो है ना वो फिर डिस्टर्ब, लेक्चर डिस्टर्ब होता है। अच्छा, द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट। तो जावा जावा असल में जावा का फायदा क्या है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जावा में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है वो हर प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। क्या मतलब कि वो जावा का प्रोग्राम आप चाहे एप्पल के पीसी पे लिखें, चाहे इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर पे लिखें, ठीक है, चाहे किसी भी माइक्रो प्रोसेसर पे, मोटरोला के माइक्रो प्रोसेसर, जावा का बाइट कोड जो है वो हर जगह जो है वो रन हो जाएगा, जावा का बाइट कोड। तो उसको जो है समझने में जो है आसानी हो जाती है, जावा का बाइट कोड जो है। कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे? कौन करना चाह रहे थे? उस्मान? तो होता क्या है कि जावा बाइट कोड के अंदर जो है, कोई क्वेश्चन है तो करें। सर ये कॉन्सेप्ट दोबारा समझा दे, नहीं समझ आया। ये जावा वर्चुअल मशीन तो भी समझाया नहीं, इससे पहले नहीं वाला वो, जी वर्चुअल जी, मशीन। ये तो एग्जाम्पल है ना, इसके हाँ, पीछे जो कॉन्सेप्ट है। एक मिनट, जो है आपका प्रोग्राम रन आप,
असल में अभी टॉपिक ये वर्चुअल मशीन का चल ही रहा है। ये आपका यहाँ जाके कंप्लीट होगा। थोड़ा सा फिर भी मैं आपको आइडिया देता हूँ। होता क्या है कि देखो, कंप्यूटर जो समझता है वो तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या, 10 10 10, इस पे तो प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए मुश्किल है। तो जरा सा ही एक बिट का मसला हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगा, और जो है वो लैंग्वेज मतलब कोई चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। हमें इस पे लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना तकरीबन डिफिकल्ट है, वो इम्पॉसिबल ही है तकरीबन हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इससे ये इसको एक वर्चुअल मशीन जीरो का नाम दे दिया, ठीक है, जो जिसकी एनवायरनमेंट जो है वो मशीन कोड है। इस पे एनवायरनमेंट में काम करना हमारे लिए मुश्किल है। हमने इस एनवायरनमेंट पे काम करने के लिए हमारे लिए हमने अपने लिए एक मशीन बनाई, उसका नाम रखा हमने वर्चुअल मशीन 1, जो कि इससे बेटर थी कि उस पर हमें बाइनरी कोड पे काम नहीं करना। हमने उसके अंदर ऑप कोड डिफाइन थे, ऑपरेशनल कोड जो है, यानी कि वो कोड जो कि माइक्रो प्रोसेसर समझता है, उस कोड को हम लिखेंगे तो वो प्रोग्राम बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 85 लिखा, 85 का मतलब है फॉर एग्जांपल ये कोड है कि भाई एडिशन परफॉर्म करो। 63 का एक कोड है, इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो। तो मुख्तलिफ कोड्स के अंदर जो है ना वो हमने चीजें लिख दी। ये भी इसके बैकग्राउंड में कोई इंस्ट्रक्शन चल रही होगी, इन कोड्स के बैकग्राउंड में कोई इंस्ट्रक्शन चल रही होगी जाहिर है, लेकिन वो फिर भी बेहतर है बाइनरी से लिखने में। यहाँ पर लिखना तो बहुत डिफिकल्ट है बाइनरी में। ऑप कोड के अंदर लिखना, जो कि माइक्रो प्रोसेसर समझता है जिन इंस्ट्रक्शंस को, ये ऑलरेडी फीडेड होती है ना, और ऑपरेशन कोड जो है ये ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एम्बेडेड होता है। तो अगर हम इस पे काम करें तो ये हमारे लिए आसान है। तो इस एनवायरनमेंट को हमने कह दिया वर्चुअल मशीन 1। लेकिन बहरहाल ऑप कोड के अंदर भी हर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर है ये कोडिंग स्टाइल थोड़ा सा हर कोई याद रखना मुश्किल है। तो अपनी आसानी के लिए एक और मशीन बनाई, उसका नाम रखा वर्चुअल मशीन 2, ठीक है। उसके अंदर जो है और आसान कर दिया गया कि बजाय ऑप कोड पे काम नहीं किया जाए, बल्कि यहाँ पर जो है कोई निमोनिक्स यूज किया जाए, असेंबली लैंग्वेज पे काम किया जाए। यहाँ असेंबली लैंग्वेज यूज हो रही है, जैसे ऐड लिखो। अब आपने लिखा ऐड A5, 5 के अंदर वो A5 के अंदर एडिशन परफॉर्म करेगा। असेंबली लैंग्वेज में तो कोई ऐसे नहीं लिखते, A+5 नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखा जाता। ए फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है और 5 एक वैल्यू है, तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे ऐड A, 5। तो असेंबली लैंग्वेज अभी अभी हम सीखेंगे, अभी पूरी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है। इसको हमने कह दिया वर्चुअल मशीन 2। तो होगा क्या, वर्चुअल असेंबली लैंग्वेज पे काम करेगा। असेंबलर जो है, यहाँ पर असेंबलर यूज हो रहा है। असेंबलर काम क्या करेगा कि इसको डिकोड कर देगा ऑप कोड में, और ऑप कोड सीपीयू जो है वो सीपीयू ऑप कोड समझता है, सीपीयू फिर उस ऑप कोड को डिकोड कर देगा बाइनरी में। लेकिन इसके ऊपर भी एक और वर्चुअल मशीन बनाई जा सकती है। वर्चुअल मशीन का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। वर्चुअल मशीन 3 भी बन सकती है, वर्चुअल मशीन 4 भी बन सकती है। अब वर्चुअल मशीन 3 पे फॉर एग्जांपल समझ लो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, सी शार्प वगैरह जो आप C++, सी शार्प वगैरह। अब वो क्या यूज करते हैं, कंपाइलर। वैसे ये डायग्राम मैंने आगे इसमें समझाई भी वीडियो में, लेकिन आप यहाँ देख लो कंपाइलर, ठीक। तो कंपाइलर कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज के अंदर, असेंबली लैंग्वेज से फिर असेंबलर कन्वर्ट करेगा ऑप कोड के अंदर, और ऑप कोड से फिर जो है माइक्रो प्रोसेसर उसको जो है कन्वर्ट कर देगा बाइनरी डिजिट्स के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मशीन का, कि अपनी मसानी के लिए जितनी भी चाहे वर्चुअल मशीन बनाते जाए हम, और वो भी ट्रांसलेशन उसकी लोअर वर्चुअल मशीन के अंदर होती जाएगी, और फाइनली उसको सीपीयू एग्जीक्यूट कर लेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जैन क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सर ये हो तो गया, लेकिन ये कंफर्मेशन करनी थी कि वर्चुअल मशीन को हम कंपाइलर का नाम दे सकते हैं क्या? देखिए वर्चुअल जब भी यहाँ पर वर्चुअल मशीन यूज किया है, कंपाइलर का नाम इसलिए नहीं दे सकते, कंपाइलर तो एक्चुअली वो कन्वर्ट करेगा ना, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है वो की जाती है। तो बहरहाल कंपाइलर का नाम अगर आप देना चाहो, या वर्चुअल मशीन जो है ना, हर यहाँ पर वर्चुअल मशीन 2 का नाम असेंबलर है, या वर्चुअल मशीन नंबर 1 का नाम ऑपकोड है, तो हमने यहाँ पर वर्चुअल मशीन जनरल नाम ले लिया। बैक एंड पे जाहिर है असेंबलर है, कंपाइलर है, अलग अलग है। अच्छा, यानी मतलब कुछ स्पेसिफिक जगहों पे कंपाइलर होगा लेकिन हर जगह पे नहीं होगा। हाँ, तो ये वर्चुअल मशीन यानी कि देखो कंपाइलर से ऊपर की चीजें भी आ गई हैं, ठीक है। वर्चुअल मशीन 4 कर इंटरप्रेटर। लो, वो वर्चुअल मशीन 4 कर लो, उसके अंदर जैसे आप देखो, आप C# पे लिखना जैसे लिखते हो, वो पूरा सिंटेक्स दिखाता है आपको।
ठीक है, सही। बल्कि बहुत सारी चीजें गाइड करता है, बने बनाए टूल्स, रेडीमेड टूल्स रखे हुए हैं। अब वो कंपाइलर के ऊपर की चीजें हैं, वो आप वर्चुअल मशीन 4 कर दो, वर्चुअल मशीन 5 कर दो, ये चलता जाएगा सिलसिला, यानी कि लेकिन जितनी ज्यादा वर्चुअल मशीन आएंगी उतनी ज्यादा आप एक्चुअली प्रोसेसर से दूर होते जा रहे हो, लेकिन आपके लिए आसानी होती जा रही है। ठीक है। तो बस ये वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया गया। ठीक है। तो ये प्रोग्राम लोड करने में भी ज्यादा टाइम लेता होगा हर हाँ लेवल जाहिर है, ऊपर जितना जाता है। जितना आप सीपीयू से दूर जाओगे, जितनी ज्यादा आपने इंटरफेसेस बनाओगे वर्चुअल मशीन्स के, उतना ज्यादा जाहिर है डिले आएगा। सही है, सही। अब जो है प्रोग्राम लिख, होता क्या है जावा के अंदर, जावा का प्रोग्राम हर प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल पे अगर एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड भी जावा पे ही बिल्ट इन है, ठीक है ना, जावा पे ही बेस करती है एंड्रॉइड। तो जावा का प्रोग्राम जो है ना, किसी भी प्रोसेसर पे, किसी भी आर्किटेक्चर पे, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे मैक कंप्यूटर हो, चाहे कोई सा भी चीज हो, उस पर चल जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जावा अपना कोड यूज करता है, उसका नाम होता है, उसका नाम है जावा बाइट कोड। ये बजाय कंप्यूटर का कोड यूज करने के अपना कोड यूज करता है, और उस कोड का नाम उसने रखा हुआ है जावा बाइट कोड। तो एक्चुअली जब आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंस्टॉल करते हो, तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है साथ में, जावा वर्चुअल मशीन के नाम से। जावा वर्चुअल मशीन एक सॉफ्टवेयर है जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि ये इस वर्चुअल मशीन के अंदर जो है वो सारी चीजें अपने पास से एज्यूम करता है, और वो खुद ही समझो एक तरह से एग्जीक्यूट करता है जावा का बाइट कोड। और बाइट कोड यानी कि वो माइक्रो प्रोसेसर से काम नहीं लेता, बल्कि वो जावा वर्चुअल मशीन से काम लेता है। और ये सॉफ्टवेयर ही होता है, इसी जरिए से वो कोड को जो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, और उस कोड को जो है ना बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है अपने बाइट कोड के जरिए, जावा बाइट कोड के जरिए। वो पूरे सोर्स कोड को जो है ना बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, और बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज जो है माइक्रो प्रोसेसर समझता है, तो बाइनरी लैंग्वेज जो है माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर लेता है। तो जेवीएम जो है वो एक वर्चुअल मशीन है। इसका फायदा क्या हो, इसका फायदा ये होता है कि सिस्टम जो है ना जावा वर्चुअल मशीन में के जरिए से जो है ना आपका प्रोग्राम जो है वो सिस्टम इंडिपेंडेंट हो जाता है। सिस्टम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि आपको सिस्टम पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, यानी कि जावा का कोड माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको डिकोड नहीं करेगा, बल्कि जावा का कोड जो जावा वर्चुअल मशीन है वो डिकोड करेगी, और फिर वो डिकोड करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर के हवाले कर देगी। माइक्रो प्रोसेसर उस कोड डिकोडेड कोड को चला लेगा, क्योंकि जाहिर है वो कोड जो है वो बाइनरी फॉर्मेट पे होगा, 1010 की फॉर्मेट पे। तो माइक्रो प्रोसेसर इसको समझता है, उसको चला लेगा। लेकिन इस तक कन्वर्जन करने का काम जो है वो कौन करेगा, जावा वर्चुअल मशीन करेगी। इसलिए जावा का प्रोग्राम हर हर जो है ना वो हार्डवेयर पे चल जाता है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई सा भी एप्पल का कंप्यूटर हो, चाहे वो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे वो मोटरोला का माइक्रो प्रोसेसर हो। वो सारे प्लेटफॉर्म पे, सारे हार्डवेयर पे, सारे सॉफ्टवेयर पे, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जावा का प्रोग्राम हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, हर हार्डवेयर पे चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि वो अपनी वर्चुअल मशीन यूज करता है, जावा वर्चुअल। तो यहाँ पर हमने देखा जावा वर्चुअल मशीन के बारे में। और जब जावा बाइट कोड का मैंने आपको फायदा बताया, इसका फायदा यही है, जावा बाइट कोड जो है वो अपनी कोडिंग स्कीम है, जावा की अपनी जो वर्चुअल मशीन होती है, जो कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जावा में लिखी जाती है उसको उसको डिकोड करती है। और इस वजह से कोई भी प्रोसेसर हो उससे उसका कोई कंपेटेबिलिटी का इशू नहीं आता। जावा पे लिखा हुआ प्रोग्राम हर हार्डवेयर पे, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है। इसी चीज को हम कहते हैं जावा का प्रोग्राम जो है वो सिस्टम इंडिपेंडेंट है।
जावा का प्रोग्राम सिस्टम इंडिपेंडेंट है। वजह यही है कि वो जो है वो उसको जो है वो अपने वर्चुअल मशीन के जरिए चूंकि वो काम करता है, तो इस वजह से उसका कोड जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे जो है चल सकता है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ये जावा के बारे में, जो वर्चुअल मशीन के बारे में बात की हमने? किसी क्वेश्चन हो तो हैंड गेस्चर में बता दे तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। जी नजम। जी सर, ये पूछा था कि आपका जो जावा का बाइट कोड होता है ये भी आगे ट्रांसफर होता है असेंबली में या फिर ये डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट होता है? दोबारा सवाल कीजिएगा। सर आपका जावा का जो बाइट कोड है जी ये हमारे पास दोबारा ट्रांसकंपाइल होता है असेंबली के अंदर या ये डायरेक्टली हमारे पास बाइनरी में जाके चलता है? नहीं, ये इसको असेंबली लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं होती, मतलब इसका इसका असेंबलर इसी के अंदर इंस्टॉल होता है। जावा वर्चुअल मशीन में असेंबलर होता है, वो जी उसको जी। डिकोड खुद ही करता है उसको, मतलब माइक्रो प्रोसेसर से कोई भी हेल्प नहीं लेता। माइक्रो प्रोसेसर को सिर्फ हम्म, वो बाइनरी कोड 10 की फॉर्मेट में दे देता है जिसको वो माइक्रो प्रोसेसर चलाता है। ठीक है। तो मतलब कि ये डायरेक्ट बाइट जावा बाइट कोड से डायरेक्ट बाइनरी में जा रहा है, इसके जी, दरमियान कुछ भी नहीं है? इसके दरमियान मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि सारी चीजें जावा वर्चुअल मशीन के अंदर है। जेवीएम, वो जेवीएम जी एक्चुअली जो है वो बाइनरी कोड में जनरेट कर देता है सारा कोड। तो माइक्रो प्रोसेसर से हेल्प नहीं लेगा तो जाहिर है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर पे चल जाएगा ये कोड। ठीक है, थैंक यू। तो अच्छा, अब ये हमने वर्चुअल मशीन्स के बारे में पढ़ा, तो वर्चुअल मशीन जो है वो मल्टीपल लेवल्स के ऊपर अभी आप देखो आजकल आप सी शार्प पे काम कर रहे हो तो बहुत सारे लेवल्स आ गए हैं। ठीक है, सी शार्प आप मशीन से इस वक्त बहुत दूर हो। मशीन का मतलब क्या, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर से इस वक्त आप बहुत दूर हो और बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रहे होते हो। बहुत सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल जाती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में। बल्कि आप सेंटेक्स लिख रहे हो तो आपको बताता भी है सेंटेक्स इसका ये है, आपको गाइड कर रहा होता है कि आप गलती ना करें प्रोग्राम लिखने में। तो बहुत एडवांस लेवल के ऊपर जो है ना एक्चुअली आप काम कर रहे होते हो। और मल्टीपल वर्चुअल मशीन जो है वो आगे होती हैं जिसके जरिए से आप कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर पाते। तो अगर आप ये देखो यहाँ पर एक दिखाया है कि फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को आप देखो, आप जो है ना एक्चुअली आप जो है ना वो लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आप हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, इस पे आप इस लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हो, इस पे आप कोड लिख रहे हो। ठीक है, हम सी शार्प वगैरह पे जो काम करते हैं, सी प्लस प्लस सी शार्प है, वो आप एक्चुअली वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो आप काम करते हैं, यहाँ पर आप कोड करते हो। यहाँ से कोड आपका जो है प्रोग्राम जो है वो एक्चुअली कन्वर्ट किस में होता है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। यहाँ से आपका कोड जो है असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। यानी कि हम काम कर रहे होते हैं लेवल 4 पे, जब हम हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो हम एक्चुअली लेवल 4 पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो जो काम तो हम हाई लेवल पे करते हैं, लेकिन जाहिर है वो फिर कन्वर्ट किस में होता है, असेंबली में कन्वर्ट होता है बैकएंड के ऊपर। यानी कि लेवल 3 में उसकी ट्रांसलेशन होती है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और फिर असेंबली लैंग्वेज से फिर मजीद उसकी ट्रांसलेशन होती है लेवल 2 पे। लेवल 2 पे क्या है, आइजा। आइजा क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, यानी कि ये वो कोड है जो माइक्रो प्रोसेसर समझता है। इसको हम ऑप कोड कहते हैं, ऑपरेशनल कोड। आगे इसके बारे में तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। ऑप कोड, ऑपरेशनल कोड। तो ये माइक्रो प्रोसेसर जो है ना वो जो इंस्ट्रक्शंस जो समझता है वो ऑलरेडी उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं, बिल्ट इन होती हैं। तो असेंबली लैंग्वेज का कोड जो है वो उस माइक्रो वो ऑप कोड के अंदर कन्वर्ट होता है, उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर कन्वर्ट होता है जिसको माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है ऑप कोड के अंदर। तो ये लेवल 2 पे है। और फिर वो आखिर में फाइनली ऑप कोड जो है किसमें कन्वर्ट होता है, डिजिटल लॉजिक में। डिजिटल लॉजिक का मतलब क्या है, 1010 बाइनरी, जिसको आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेवल 1 के लो। यानी कि आप लेवल 4 पे, अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हो तो लेवल 4 पे काम कर रहे हो, लेकिन वो बैक एंड में वो पे लेवल 3 लेवल 2 लेवल 1 पे जाके जो है वो चल रहा होता है। ये ट्रांसलेशन हो रही होती है बैक एंड पे सारी सबकी, वन बाय वन। और यहाँ पर फाइनली आप उसको एग्जीक्यूट कर ले, मतलब प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो जाता है।
तो ये मल्टीपल लेयर्स पे जो हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। अगर आप देखो, आप सी शार्प पे जब आप काम करते हो, सी शार्प पे जो है ना वो लगा हुआ होता है कंपाइलर, यानी कि आपका सी शार्प का जो भी काम आप करते हो, उस काम को करने के बाद आप क्या करते हो, उसको कंपाइल करते हो। तो कंपाइल कैसे करोगे? कंपाइलर के जरिए। कंपाइलर जो है वो कंपाइल करता है। कंपाइलेशन के अंदर बहुत सारा, कंपाइलेशन में बहुत बड़ा प्रोसीजर इन्वॉल्व है। इस पूरी प्रोसीजर को समझना जो है ना वो समझने के लिए बहुत डिटेल चाहिए, इसलिए आपका कोर्स रखा गया है जो आप आगे जाके पढ़ोगे, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के नाम से। उसमें आपको कंपाइलर बनाना सिखाया जाएगा। तो एक्चुअली वो कंपाइलर सी शार्प के अंदर जो है ना, वो कंपाइलर बिल्ट इन होता है। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कंपाइलर बिल्ट इन होता है। आप हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को कंपाइल करते हो। जब कंपाइल करोगे, जाहिर है फिर वो कंपाइलेशन करने के लिए वो करता क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है पहले प्रोग्राम को असेंबली में। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली के अंदर प्रोग्राम कन्वर्ट हो जाता है, फिर असेंबली के बाद कन्वर्ट होने के बाद प्रोग्राम किसके हवाले होता है, मतलब असेंबली का प्रोग्राम कन्वर्ट होता है असेंबलर के हवाले। असेंबलर, तो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है वो कन्वर्ट होता है असेंबलर के हवाले। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर उस असेंबली लैंग्वेज के कोड को ऑप कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो उन कोड्स में कन्वर्ट कर देता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर समझता है, ऑप कोड। और फिर वो ऑप कोड जो है फाइनली बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कि समझता है माइक्रो प्रोसेसर उसको बाइनरी। अच्छा, ये सवाल है ऑप कोड क्या होता है? ऑप कोड ऑपरेशन कोड है। मतलब आपको बताया ना, माइक्रो प्रोसेसर मुख्तलिफ कोड्स को समझता है। जैसे 85 86 दिखा नंबर लिखे थे आपको, तो हर कोड के पीछे कोई काम है। जैसे किसी के पीछे एडिशन है, किसी के पीछे सब्ट्रैक्शन है, किसी के पीछे कॉपी है। हर कोड के पीछे एक काम है। वो अभी हम पढ़ेंगे जब प्रोग्रामिंग हम इसकी करेंगे असेंबली लैंग्वेज का, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ऑप कोड उसको कहते हैं। तो ऑप कोड हम डायरेक्ट, मतलब ऑप कोड पे असेंबलर क्या करेगा, ऑप कोड में कन्वर्ट कर देगा। हम ऑप कोड पे काम नहीं करते, हम तो असेंबली पे काम करते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में जो असेंबलर है, असेंबलर करता है क्या है, असेंबली लैंग्वेज का पूरा कोड उठा के उसको ऑप कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर समझता है उस कोडिंग स्कीम को, और फिर वो कोड बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। में कन्वर्ट कर लेता है। इस तरह से आपका जो है सी शार्प का प्रोग्राम चलता है। हाई लेवल लैंग्वेज कोई सी भी प्रोग्राम का प्रोग्राम चलता है। लेकिन देखो फायदा क्या है, सी शार्प पे अगर आप कोड कर रहे हो तो पहले तो वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, फिर वो बाद में जाके कोड में तो एक स्टेप बढ़ गया। अगर आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो तो फिर आपको डायरेक्टली उसका ऑप कोड जनरेट होगा। अब आपको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी में तो आपने प्रोग्राम लिखा है। अगर आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो तो एक्चुअली आप इस लेवल पे काम कर रहे हो, तो लेवल 3 पे, जो कि माइक्रो प्रोसेसर से ज्यादा करीब है। इसलिए आपका कोड जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज की ट्रांसलेशन का जो काम था वो आपने वो अब ये नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर है आप असेंबली लैंग्वेज में डायरेक्टली काम कर रहे हो। तो इसलिए आपका प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ ज्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में डिले आता है। और डिले किस वजह से आता है? क्योंकि वो कंपाइलेशन में डिले लेता है, और कंपाइलेशन के अंदर बहुत बड़ा प्रोसीजर इन्वॉल्व है, और कंपाइलेशन के बाद जो है वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ये सारा टाइम आपका बच जाता है अगर आप डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज के अंदर काम करते हो। कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्लाइड में? कोई क्वेश्चन हो तो हाँ, तो नजम कोई जी कीजिए। मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपका माइक जी। सर सर मेरा सवाल ये था कि आपने बताया कि अभी सी शार्प जो है को जैसे जावा की एग्जांपल आपने दी कि पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर वो जाके आपके पास डायरेक्ट जाके बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। सो मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि हम असेंबली में कोड लिखते हैं, वो ज़्यादा फास्ट होगा बनिस्बत हम सी शार्प के लिखें, ठीक। मगर यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जब सी शार्प की कोई आप प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले कंपाइल होके उसको बाइट कोड में कन्वर्ट तो करता है वो, तो फिर हमारा जो टाइम लगेगा वो सिर्फ फर्स्ट टाइम लगना चाहिए ना, क्योंकि पहले हमने कंपाइल करके उसको बाइट कोड में डाल दिया। अब बार बार जब प्रोग्राम रन करेंगे तो हम बाइट कोड रन कर रहे हैं, बजाय कि हम पूरे प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल कर रहे हैं जी। वही बात है कि पहली फर्स्ट टाइम की बात हो रही है कि फर्स्ट टाइम के अंदर ज्यादा डिले लेगा। लेकिन जाहिर है जब वो एग्जी बन जाती है, उसकी आखिर में तो सबकी एग्जी बन जाती है, एग्जी बनने में तो टाइम नहीं लेता। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप लिखोगे और उसके बाद करने में जो है जाहिर है उसके अंदर टाइम लग जाता है।
ठीक है। तो इस वजह से जो है वो इस वजह से जो है ये चीजें हो पाती है। तो आपका देखें, आप असेंबली लैंग्वेज में कर रहे हो तो आप दो कंपाइलर का काम किया, कंपाइलर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब ये कन्वर्जन का काम आपको करना नहीं पड़ेगा अगर आपने डायरेक्ट असेंबली लैंग्वेज में काम किया है, तो ये आपका टाइम बच जाता है। तो इसलिए वजह से जो है ना ये ज्यादा फास्ट होता है। और जाहिर है जितनी मरतबा भी आप प्रोग्राम को रन करोगे, अगर आपकी एग्जी बन गई तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जरा से भी चेंज किया है, एक अगर आपने वेरिएबल ही चेंज किया है, तो दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। तो बार बार कंपाइलेशन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से डिले बहुत आएगा। असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये सारा डिले बच जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पर ये बात बताई जा रही है, above the ISA level programming languages provide translation layers to make large scale software development practical. Assembly language which appears at level 3 uses short mnemonics such as, अब असेंबली लैंग्वेज जो लेवल 3 पे काम कर रहे हैं, जिसमें इसमें निमोनिक यूज होता है, जैसे हम लिख सकते हैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, ये आसान है समझना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मूव करना, ये हम देखेंगे। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है इसी तरह की जो है इंस्ट्रक्शंस जो है आपको नजर आएंगी, और ये फिर बैक एंड के अंदर जाहिर कन्वर्ट होती हैं अपने ऑप कोड के अंदर। ये इनको हम कहते हैं निमोनिक, ये लिखा हुआ है लफ्ज निमोनिक। निमोनिक का मतलब क्या है कि ये निमोनिक कहलाते हैं, ऐड लिखना, ऐड सब्ट्रैक्ट, ये असेंबली लैंग्वेज में हम इस तरह से लिखते हैं। और बैक एंड पे इसका जो ऑप कोड है, जिसको माइक्रो प्रोसेसर समझता है, वो असेंबलर जो है वो ऑप कोड में कन्वर्ट कर देगा असेंबली लैंग्वेज की सारी इंस्ट्रक्शंस। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर ट्रांसलेटेड असेंबल्ड इन देयर एंटायरिटी इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर दे बिगिन टू एग्जीक्यूट। ठीक है, तो सारा जो आपका प्रोग्राम है वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एग्जीक्यूशन से पहले, यानी कि असेंबली लैंग्वेज से पूरा कोड लिखा हुआ होगा, वो आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सबका ऑप कोड बनेगा, और ऑप कोड बनने के बाद जो है वो सबको एग्जीक्यूट कर देगा। ये आगे इसकी तफसीलात और बताऊंगा ऑप कोड के बारे में। तो हाई लेवल लैंग्वेज पे आपने काम किया, जाहिर है वो लेवल 4 है, और वो जाहिर है वो कन्वर्ट होगा। प्रोग्राम्स इन दिस लैंग्वेजेस कंटेन पावरफुल स्टेटमेंट that translate into multiple assembly language instructions. You can see such a translation, for example, by examining the listing file output is created by C++ compiler. ये चीजें थोड़ी सी एडवांस हैं, तो आप कंपाइलर में इसको जब आप पढ़ोगे तो देखोगे। The assembly language code is automatically assembled by their compiler into machine language. ठीक है, तो ये कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड को कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बातें यहाँ पर आपको बताई गई। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये भी दिखा दूं कि बैकग्राउंड में काम कैसे हो रहा है। यानी कि आप जो है वो अगर आप सी शार्प पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप सी शार्प पे अगर काम कर रहे हो, सी शार्प पे काम कर रहे हो, आपने यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है, सी शार्प पे आपने काम किया। अब ये कन्वर्ट किस में होगा, या सी शार्प पे क्या लगा हुआ है, कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज, हर हाई लेवल लैंग्वेज एसोसिएटेड होता है। इस कंपाइलर ने किस में कन्वर्ट कर दिया, असेंबली लैंग्वेज। आपका पूरा प्रोग्राम जो आपने सी शार्प पे लिखा था, अब वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। ये असेंबली लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया, कंपाइलर ने कन्वर्ट किया। फिर असेंबली लैंग्वेज के साथ क्या लगा हुआ होता है, असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम जो है आप कंपाइल नहीं करते। आप देखना जब आपकी लैब भी होगी और आप इस पे आपको कोड लिखवाया जाएगा पूरा,
उसमें उसके अंदर ना आप कंपाइल नहीं करोगे बल्कि आप असेंबल करोगे। असेंबली लैंग्वेज के कोड को असेंबल किया जाता है। असेंबल कौन करता है? असेंबलर करता है। तो असेंबली लैंग्वेज के साथ असेंबलर लगा हुआ होता है, वो उसको असेंबल करेगा, और असेंबल करने के बाद वो एक कोड जनरेट कर देगा। उस कोड को हम क्या कह रहे हैं? ऑप कोड, ऑपरेशन कोड, जो कि मशीन समझती है, माइक्रो प्रोसेसर समझता है। इंस्ट्रक्शन सेट जो कि माइक्रो प्रोसेसर समझता है, उसको कहते हैं हम ऑप कोड। ऑप कोड ये प्रोसेसर समझता है, सीपीयू। सीपीयू उसको समझेगा ऑप कोड को, और सीपीयू उस ऑप कोड को समझने के बाद फाइनली इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइनरी नंबर्स में। बाइनरी नंबर्स में। ऑफ कोड को फाइनली बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो है आपका जो है ओवरऑल प्रोसीजर होगा कि आपने सी शार्प पे लिखा, लेकिन इस तरह से आपको कन्वर्ट होता है। ये आपको पूरा समझ में आ गया? सारी सारी चीज ये काम हो रहा होता है बेसिकली बैकग्राउंड में। इस कोर्स के अंदर देखो, इस कोर्स को पढ़ने का फायदा क्या है? इस कोर्स को पढ़ने का फायदा ये है, आप आपने पूरा पहला स्टेप छोड़ दिया कंपाइलर वाला। आप यहाँ पर काम कर रहे हो। असेंबली लैंग्वेज में कोड करोगे तो आप यहाँ काम कर रहे हो, और आप डायरेक्ट असेंबल करके ऑप कोड जनरेट करो होगा आपका। तो आपका प्रोग्राम इसलिए ज्यादा फास्ट होगा। तो ये मैं मतलब समझा भी चुका था, लेकिन दोबारा मैंने यहाँ पे इसलिए समझाया कि विजन विजन आपका क्लियर हो जाए कि एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज में होगा क्या, और किस तरीके से कंपाइलर जो है वो, सॉरी असेंबलर, किस तरीके से प्रोग्राम को असेंबल करेगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन तो शो हो रही है ना? का मतलब ट्रू, जीरो। अच्छा, यहाँ पर, अच्छा ये बाइनरी नंबर। हाँ, मुझे वो दोबारा मीटिंग कनेक्ट कर लीजिएगा। 2 मिनट दिखा रहे हैं मुझे, तो मीटिंग दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा।